जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आज है 5 दिसंबर, चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डार्क शेडो और न्यू दिल्ली क्रेडिबिलिटी। तो ये अगेन हमने देखा हुआ है, मतलब जो भी कनाडा यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, मतलब वो किलिंग वगैरह हो रही थी, उसके बारे में जो ये आर्टिकल है वो जिक्र कर रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कांग्रेस की जो जीत हुई है तेलंगाना में, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, कल की वीडियो में हमने देखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिजोरम के बारे में बात की जा रही है, तो अगेन मिजोरम के बारे में भी हमने और डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर वेनेजुएला के बारे में बात की जा रही है, तो ये रेफरेंडम वेनेजुएला, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देन यहाँ पर भी तेलंगाना में जो विंड्स ऑफ चेंज है, तो अगेन वो इलेक्शन की बातें हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, हालांकि इससे कनेक्टेड ही है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ साइक्लोन जो है वो आ रहा है, तो साइक्लोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर ही हम देखते हैं, ना कि सिर्फ एडिटोरियल। तो यहाँ पर एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। GS 1 2 3 4 सभी कोर्सेस अवेलेबल है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है, तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। देखिए, सबसे पहले आते हैं साइक्लोन जो ट्रिगर हुआ है, जिसने काफ़ी बरसात लाई है चेन्नई में, है ना, काफ़ी लोगों की जान भी यहाँ पर गई है। तो बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि ये है भारत, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल जो है उसके साइड में हमें ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। अब साइक्लोन होते क्या है, ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो साइक्लोन जो है लार्ज स्केल वेदर सिस्टम होती है जो कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कैरेक्टराइज की जाती है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर होता है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा ये समंदर है, और समंदर में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। लो प्रेशर क्यों डेवलप होगा? जो विंड्स है वो ऊपर की तरफ जाएगी। विंड्स ऊपर की तरफ क्यों जाएगी? जब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, विंड्स ऊपर जाएगी, तो अपने आप लो प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मेशन के लिए जो वार्म टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी है। तो सी सरफेस टेम्परेचर एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर जो कंडीशंस है साइक्लोन फॉर्मेशन की वो बन सकती है। और इसी वजह से बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी जो है उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है जितना बे ऑफ बंगाल होता है। तो इसी वजह से ज़्यादा साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से अरेबियन सी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले वार्म हो गया। वार्म होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो विंड्स है वो ऊपर जाने लगी, विंड्स ऊपर जाने लगी, तो अपने आप लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वहाँ पर क्या होगा कि बाकी के तरफ की जो भी यहाँ पर विंड्स है वो एक के तरफ एक आनी शुरू करेगी, और आना शुरू करेगी, वहाँ पर एक साइक्लोनिक कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मैच्योर साइक्लोन जो है उसमें डिस्टिंक्ट यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक बैंड जो है वो देखने को मिलते हैं क्लाउड्स के, क्योंकि ऊपर जो है वो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, ऊपर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर विंड जो है वो गोल 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 घूमती जा रही है। एंड देन वहाँ पर क्या हो रहा है कि विंड्स जो है वो इतने तेज़ी से घूम रही है, और उसी के साथ साथ जो बादल है वो बन रहे हैं, बरसात बहुत तेज़ी से हो रही है। तो मतलब तूफान जो हम बोलते हैं वो यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो ये चेन्नई के वहाँ पर तूफान हमें देखने को मिल रहा है। इंटेंसिटी अगर आप देखोगे तो उस पर भी कैरेक्टराइज किया गया है। कैटेगरी 1 वीकेस्ट होती है, कैटेगरी 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। एंड देन उसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो सीवियर वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें हेवी रेनफॉल होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ना, फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली यहाँ पर इसकी वजह से, जो साइक्लॉन्स है उसकी वजह से देखने को मिलती है। अब ये हिंदी जो है, हिंदी माध्यम के छात्र है तो वो भी देख सकते हैं। नीडलेस डाइवर्जन, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, बेसिकली वेनेजुएला, यहाँ पर आप देखिए वेनेजुएला। अब देखिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला और यहाँ पर है गुएना। अब गुएना के वहाँ पर एक इलाका है, और वेनेजुएला जो है वो यहाँ पर इस इलाके को क्लेम करना चाहता है, क्योंकि ये जो इलाका है ये ऑयल में काफ़ी रिच है। तो अब यहाँ पर वेनेजुएला कैसे क्लेम करना चाह रहा है कि वो रेफरेंडम ले रहा है कि जनता को, मतलब रेफरेंडम मतलब क्या होता है, जनता को पूछा जाए कि हम यहाँ पर इस लैंड को कैप्चर करें या ना करें। तो ये बेसिकली आर्टिकल यही बात कर रहा है कि क्यों ज़बरदस्ती, अभी ऑलरेडी इसराइल का चल रहा है, यूक्रेन का चल रहा है, क्यों तुम अभी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो गुएना, जो टेरिटरी गुएना के इसमें है ना। तो यहाँ पर वही बात आ रही है। तो वेनेजुएला का रेफरेंडम जो है, यहाँ पर एसिक्विबो, ये जो है ये इलाका जो मैंने आपको बोला, और ये जो रिवर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लाइन है ना यहाँ पर, ये देखिए ये लाइन जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये उसी नाम की रिवर है।
ठीक है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, ये जो रिवर है ये कौन से कंट्री में है। तो अभी फिलहाल गुएना में हमें ये रिवर जो है वो देखने को मिलती है। तो वेनेजुएला ने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया है जिससे कि वो जो सोवर्निटी है एस्क्वेबो में वो ले सके। डिस्प्यूटेड रीजन है गुएना के साथ, जिसमें 95% पार्टिसिपेंट जो है उन्होंने सपोर्ट किया वेनेजुएला के क्लेम को। तो अब यहाँ पर दोनों साउथ अमेरिकन नेशन में और टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, है ना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वेनेजुएला कंसिस्टेंटली उसने अपना क्लेम जो है यहाँ पर इस टेरिटरी पर रखा हुआ है। ये जो है टेम्पररी अग्रीमेंट 1966 में हुआ था गुएना अग्रीमेंट के तहत, जिसमें वेनेजुएला, यूके, गुएना फॉर्मर कॉलोनी पावर थी। एंड ये जो है यहाँ पर बेसिकली उन्होंने, ठीक है, एक हम पीस जो है वो मेंटेन रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ऑयल में काफ़ी रिच है और वेनेजुएला जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब वेनेजुएला के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो टेंशन चल रहे हैं उसके बारे में तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेनेजुएला जो है उसके बारे में आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। प्लेसेस इन न्यूज़, कोलंबिया यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर गुआना हो गया, है ना। गुएना के आसपास की कंट्रीज आपको पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इंटरनेशनल डायनेमिक्स, प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ज्यूरिडिक्शन टेरिटरी डिस्प्यूट पर, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ें हमें इस पूरे आर्टिकल से देखने को मिल रही है। तो ये आप हिंदी में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। देखिए अभी हाल ही में UNFAO रिपोर्ट जो है हिडन कॉस्ट पर देखने को मिली है। रिसेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रिवील किया है ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम हिडन कॉस्ट सरपासिंग $10 ट्रिलियन। तो यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो यहाँ पर 11% ऑफ GDP जो है वो यहाँ पर कॉस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्री की सिस्टम है वो बहुत वाहियात चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, एनवायरमेंटल हार्म बढ़ रहा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव मतलब बहुत ही तीव्र तरीके से एक ही तरीके के एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना। रिपोर्ट ने एट्रीब्यूट किया है कि अनसस्टेनेबल बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस जो एग्री फूड सिस्टम में हमें देखने को मिल रही है। इंडिया में इम्प्रेसिव गेन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में हुआ है मोनोक्रॉपिंग की वजह से। केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वक्त हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति हुई, उस समय पर एक ही तरीके का क्रॉप जो है वो डेवलप किया गया, केमिकल्स का यूज़ किया गया, जो व्हीट है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हमें झेलने को मिले हैं, जिसमें जो सीड सोवर्निटी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इकोलॉजिकल डैमेज हुआ, जो फार्मर्स का जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, है ना। तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रॉप प्रेफरेंसेस यहाँ पर चेंज होने चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया में हेविली फेवर करते हैं कि यार राइस एंड व्हीट जो है उसी पर जोर मत दो। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारा FCI है वो बेसिकली राइस और फूड उसी पर जोर देता है। और उसी के साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी किस पे सब्सिडी ज़्यादा देती है, राइस एंड व्हीट इस पर देती है। लेकिन अब इससे हट के हमें दूसरे क्रॉप्स पर भी बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें और बेहतर हो सकती है, तब जाकर जो फार्मर्स है वो दूसरे क्रॉप पर शिफ्ट हो सकते हैं। दूसरे क्रॉप पर शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो कोर्स ग्रेन्स है उस पर कल्टिवेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी, नेशनल डाइवर्सिटी ये यहाँ पर इम्पैक्ट ना हो। एडिशनली वाटर इंटेंसिव कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन, है ना, यहाँ पर नट, वो भी यहाँ पर थ्राइव हो रहे हैं। एनवायरमेंटल थ्रेट्स उसके वजह से बढ़ रहे हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है, जो ग्राउंड वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा लगता है वो क्रॉप्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। हमें ऐसे क्रॉप्स की तरफ बढ़ना है जो नेचुरली नॉर्मली यहाँ पर कोई भी कंडीशन में ग्रो हो सके। मिलेट्स, इसीलिए हमने मिलेट ईयर भी यहाँ पर रखा था, जिससे कि ये जो क्रॉप्स है उनको हम अच्छे तरीके से और डेवलप कर सके। ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स, प्राइस फ्लक्चुएशन, ओवर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज डालते हैं लोकल फार्मर्स पर और सॉइल हेल्थ पर, क्योंकि फार्मर जो है बेसिकली क्या है, वही प्रोडक्टिविटी 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 लाओ, लेकिन सॉइल पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या है कि सॉइल जो है वो भी डिग्रेड होती जा रही है, फार्मर को जो पैसा है वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनडेप्टनेस, जो लोन है वो बढ़ता जा रहा है, जो गरीबी है वो बढ़ती जा रही है और प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यही एक सोल्यूशन यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल मतलब ये जो रिपोर्ट है उसके थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, है ना। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, जैसे लिग्यूम्स हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, है ना। ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको फिर से इंप्रूव कर सकते हैं, जो सॉइल हेल्थ है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और जो हमारी ओवरऑल यहाँ पर कंडीशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बोली जा रही है। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए लोअर कावेरी डेल्टा में, जो कावेरी रिवर है उसके लोअर डेल्टा में कैसे यहाँ पर चेंजेस हुए। तो डिक्लाइन ऑफ लोअर कावेरी डेल्टा एज अ राइस हब।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, लोअर कावेरी डेल्टा जिसको राइस कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर सरप्लस कहा जाता था, लेकिन अब वो राइस प्रोडक्शन में डिक्लाइन जो है वो फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन करने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो एक वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है, जिसकी वजह से वाटर की अवेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर राइस इंटेंसिव क्रॉप्स है ना। राइस मतलब काफ़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वाटर अवेबिलिटी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। प्लस उसी के साथ पॉलिसी जो है वो भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं लाई जा रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि क्रॉप पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई डिक्लाइन होने की वजह से, और उसी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर प्रीवियसली डबल क्रॉप्ड एरिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, लेकिन अब वहाँ पर सिंगल राइस क्रॉप रीजन भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गरीबी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो फार्मर उगाएंगे क्या, और प्रॉब्लम हो रही है, परसिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी हो रही है, इंप्रूवमेंट जो है वो हो रहा है, लैंडलॉर्डिज्म जो है वो जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड फीवर इन नंबर यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं हायरकी में, तो डिसप्रपोर्शनेट लैंड जो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें इम्पैक्ट हो रहा है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन सोर्स है वो घटता जा रहा है। मेजोरिटी हाउस होल्ड जो है वो वेज लेबर में जा रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर मतलब वही हो रहा है कि ज़मीन जो है बेचारों की चली जा रही है, जो लैंड है उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, जो गरीबी है वो आती जा रही है। उसी के साथ साथ काफ़ी सारे जो इम्पैक्ट है, जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारी चीज़ें भी आ रही है, जिसकी वजह से जो बचा कुचा चीज़ है वो भी चली जा रही है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो फंडामेंटल नीड है। यहाँ पर स्टडी बोल रही है फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने चाहिए यहाँ पर, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है रूरल तमिलनाडु में किया जा सके। ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे लैंड रिफॉर्म जो है वो लाए जाने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि एक सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही सबको डिपेंडेंट ना हो, बाकी जगहों पर भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ सके। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ यहाँ पर लाई जानी चाहिए। अगर ड्रॉट या साइक्लोनिक कंडीशंस आती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव फेवर्स दिए जा सके, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर लाई जानी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के थ्रू बोला जा रहा है। तो इस तरीके से हमें आज के न्यूज़पेपर में चीज़ें देखने को मिल रही है। तो 10 मिनट में सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर कौन सा फोकस करना है, किस पर फोकस करना है, वो सही ढंग से कर सको। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।